तो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 70। कहानी का टाइटल है प्यार की अनोखी कहानी का आखिरी पन्ना। तो चलिए शुरू करते हैं। दिव्या खुशी से उछलते हुए, अब मैं कोई भी परेशानी नहीं करने वाली, अब सबको सबक सिखा पाऊंगी, मज़ा आएगा। करण अपने बालों में हाथ फेरते हुए तभी आवाज़ में कहता है, अगर ऐसा है तो पहले लक्ष्य को सबक सिखाओ, बहुत चिपकता है साला। दिव्या करण की बुदबुदाहट सुनकर, तुमने कुछ कहा? करण हंसकर, या कह सकते हैं काफ़ी हड़बड़ाकर, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ। दिव्या सर हिलाती है, फिर बेड से कूदकर वार्डरोब से कपड़े निकालकर बाथरूम के अंदर चली गई। दिव्या के अंदर जाते ही करण ने गहरी सांसें ली और खुद से बोलता है, बाप रे, पहले से ही खतरनाक थी, पता नहीं अब पूरी शक्तियाँ मिलने के बाद क्या होगा। ऐसे ही सारा दिन निकल गया। रात को पूरा मेंशन लाइटिंग से जगमगा रहा था। आज माजमा गेस्ट का वेलकम कर रही थी और आहान सारी तैयारियां देख रहा था। वैसे ठीक ही हुआ कि नहीं, आखिर उसकी बहन की जो बर्थडे पार्टी है। लक्ष्य इधर उधर देखते हुए आ रहा था, तभी वो अनिका से टकरा गया। वो अनिका को देखता तो देखता ही रह गया। अनिका ने रेड कलर का गाउन पहना था और होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक भी लगा रखी थी, बालों को कर्ल किए हुए था। लक्ष्य तो उसे देखते ही जैसे अनिका में खो सा गया। अनिका उसके चेहरा सामने हाथ हिलाते हुए कहती, हेलो, कहाँ खो गए? लक्ष्य खोए हुए, ब्यूटीफुल। लक्ष्य के ऐसे बोलने से अनिका डरते हुए इधर उधर देखती है, कहीं उसका भाई तो आसपास नहीं है, क्योंकि अगर वो सुन लेता है कि लक्ष्य की, तो वो तो आज उसकी पक्का है, आरती तो तय ही है उसकी। अनिका लक्ष्य के हाथों को पकड़कर साइड ले गई और गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, फिर से पिटने का इरादा है क्या? लक्ष्य उसकी कमर पकड़कर करीब करते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए तो 1000 बार पिटने के लिए तैयार हूँ। अनिका लक्ष्य को घूरते हुए बोली, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। लक्ष्य उसके बालों के लटों को आहिस्ता से पीछा करके बोलता है, नहीं भूला, सब याद है, पर क्या है ना, तुम्हारी हरी आंखें मुझे बहुत पसंद आई, अब मुझे डर नहीं लग रहा। अनिका लक्ष्य को धक्का देकर बोलती है, एक बार मेरा पूरा रूप देखोगे ना, तब तुम डर के मारे मर ही जाओगे, इसीलिए दूर रहो मुझसे। इतना बोलकर अनिका वहाँ से चली गई। लक्ष्य तो उसको जाते ही देख मुस्कुराता ही रह गया। तभी उसको लगा कि कोई उसे घूर रहा है। वो सर घुमाकर थोड़ी दूर पे देखता है तो जीवन करण हाथ पार के उसे ही घूर रहे थे। लक्ष्य उन्हें देखकर थूक गटक लेता है और धीरे से वहाँ से खिसक गया। थोड़ी देर के बाद दिव्या और ध्वनि सीढ़ियों से नीचे आने लगे। सबका ध्यान उन पर ही पड़ रहा था, सबकी नज़र उनसे हट ही नहीं रही थी। दिव्या ब्लैक स्लिट गाउन, गले में छोटा सा नेकलेस और हाथों में डायमंड के बैंगल्स, बालों का बन बनाया हुआ था, कमाल की लग रही थी दिव्या। वहीं ध्वनि ने ऑफ शोल्डर्स गाउन पहन रखा था और बाल खुले थे और हाथों में एक छोटा सा ब्रेसलेट। करण की नज़र तो दिव्या पे थी और आहान की नज़र ध्वनि पर। सभी जेंट्स ने 3 पीस सूट पहन रखे थे। आहान की सांसें तेज चल रही थी, वो ध्वनि से नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। उसने अपने दिल वाली जगह पर हाथ रखा और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जैसे वह अभी बाहर कूद के आ जाएगा। आहान धीरे से बुदबुदाया, इसकी हिम्मत कैसे हुई इतना खूबसूरत दिखने की? लाई आहान के सामने आकर उसके सर पर चपत लगाकर बोलती है, कितना बड़ा जल कुकड़ा है मेरा बेटा। अच्छे से सुना, अगर मेरी बच्ची को कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा। आहान मुंह बनाकर लाही को देखता है। लाही उसको देखकर हंसते हुए वहां से चली गई। ध्वनि दिव्या को नीचे लेकर आई। जीवन केक कटिंग से पहले डांस की अनाउंसमेंट करता है। सब अपने अपने जोड़े को लेकर फ्लोर्स पे आ जाते हैं और करण दिव्या को, आहान ध्वनि को, आर्य माजिमा को, लक्ष्य जबरदस्ती अनिका को खींच कर ले आया और बाकी इंसानी कपल्स भी उनके ही साथ ज्वाइन हुए थे। आहान ध्वनि की कमर को कस के पकड़ कर खड़ा था और उसे घूर रहा था। ध्वनि के दोनों हाथ आहान के कंधों पर थे। ध्वनि को आहान का ऐसा पकड़ने से दर्द महसूस हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आहान किस बात पर उससे गुस्सा है।
आहान ध्वनि की कमर को कसकर पकड़े हुए था और इससे घूर रहा था। ध्वनि के दोनों हाथ आहान के कंधों पर थे। ध्वनि को आहान का ऐसा पकड़ने से काफ़ी दर्द था, लेकिन वो कुछ समझ नहीं आ रहा था और बैकग्राउंड में गाना बज रहा था। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। सभी कपल्स अपने पार्टनर्स के साथ डांस करने लगे। करण का एक हाथ दिव्या की कमर में होल्ड किया हुआ था और दूसरा दिव्या के हाथ को दिव्या दूसरा हाथ करण के कंधे पर रखे थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस कर रहे थे। गाने की लाइंस दोनों के दिल के जज्बातों को बिल्कुल बाहर निकाल रही थी और मन में एक अनकहा जज्बात भी उभर रहा था, जिसका नाम वो एक दूसरे की आंखों में खोजने की कोशिश कर रहे थे। लक्ष्य अनिका को ज़बरदस्ती पकड़कर डांस कर रहा था। अगर अनिका का बस चलता तो वो सारे आए हुए मेहमानों के सामने ही लक्ष्य की कुटाई कर डालती। वो पार्टी खराब नहीं करना चाहती थी। अनिका झूठा ही मुस्कुराती है और लक्ष्य के साथ डांस कर रही थी। लक्ष्य के चेहरे पर जीत भरी स्माइल थी, पर ज़्यादा देर तक नहीं रह पाई। जब अनिका ने अपना पैर उसके पैरों पर दे मारा, लक्ष्य दर्द से कराहने लगा। अनिका को और छोड़ देता है। म्यूज़िक के शोर में कोई लक्ष्य का चीख की आवाज़ नहीं सुन पाता है। लक्ष्य की पकड़ छूटते ही अनिका करण के बगल में आकर खड़ी हो गई और मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। थोड़ी देर में डांस खत्म हुआ। अब बारी थी केक कटिंग की। दिव्या ने केक को कट किया और इस बार पहले उसने करण को खिलाया, वो भी प्यार से। फिर सब केक खाकर पार्टी एंजॉय करने लगे। आहान ध्वनि को खींचकर पिलर के पीछे ले गया और उसको पिलर से सटाकर उसके बेहद करीब आ गया। ध्वनि इधर उधर देखकर आहान को धक्का देते हुए धीमी आवाज़ में बोलती है, आहान क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। आहान ध्वनि के हाथों को पकड़कर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर जुनूनी नज़रों से उसे देखते हुए कहता है, देखने दो, सबको तो पता चल ही जाएगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ध्वनि नासमझी में आहान को देखते हुए, क्या गया है तुम्हें, कब से देख रही हूँ अजीब बिहेव कर रहे हो। आहान हल्के खस्से में बोलता है, क्या ज़रूरत थी इतना सुंदर दिखने की, सब कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं तुम्हें पता है ना, तुम्हें देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ध्वनि आहान को जेलस देखकर हंस पड़ी। उसको अभी आहान बहुत ही क्यूट लग रहा था। ध्वनि हंसी कंट्रोल करते हुए आहान का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहती है, उफ आहान कितना जलते हो तुम। आहान ध्वनि की कमर को पकड़कर करीब करते बोलता है, जलन नहीं जुनून है बेबी। इतना बोलकर आहान ने ध्वनि के गर्दन में अपना मुंह घुसा लिया और उसकी गर्दन में गहरी गहरी सांसें छोड़ते हुए नशे से गाने लगा, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। आहान के ऐसा करने से ध्वनि सिहर उठी और उसके हाथ आहान के कंधे पर आ गए। ध्वनि गहरी सांस लेते हुए, आहान अभी नहीं, प्लान भी तो पूरा करना है ना। आहान ध्वनि की गर्दन में मुंह निकालकर उसको नशे से देखते हुए, इसलिए तो चुप हो, वरना इस वॉल पर अब इस टाइम हम यहाँ नहीं होते और सीधा बेड पर होते। और आहान आगे कुछ बोलने को हुआ कि इससे पहले ही ध्वनि ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और शर्माते हुए नजरें झुकाकर कहती है, बस भी करो। आहान ध्वनि को शर्माता देखकर तिरछी मुस्कुराहट और उसके हाथ मुंह से हटाकर उसके माथे को चूम लेता है और फिर उसके हाथों को पकड़कर सबके पास ले आता है। थोड़ी ही देर बाद पार्टी का माहौल अब पूरी तरीके से बदल गया था। सब ध्वनि को ढूंढने में लगे हुए थे। सिवाय आहान के सभी गेस्ट आ चुके थे। बाकी सब फैमिली मेम्बर्स ध्वनि को ही ढूंढने में लगे हुए थे। आहान आराम से सोफे पर बैठा सब कुछ देख रहा था। दिव्या आहान को चुपचाप बैठा देखकर गुस्से में उसके पास आई और बोलती है, जीजू भाई, आपको ध्वनि की क्या बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, ऐसे कैसे आप आराम से बैठ सकते हो, कहाँ है मेरी ध्वनि। दिव्या की आवाज़ सुनकर सब वहाँ आ गए और आहान को शक भरी नज़रों से देखने लगे। आहान सबकी नज़रें अपने ऊपर महसूस करते ही उठ खड़ा हुआ। दिव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, जरा भी, वो जहाँ भी है सेफ है, उसे कुछ नहीं होगा। और एक बात, ध्वनि मेरी है, जाओ जाकर सो जाओ। इतना बोलकर वह बिना किसी से बात किए ही
ना बात सुने आहान वहाँ से रूम में चला गया। सब लोग बस उसको जाता ही देखते रहे। लाही सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई और कहती है, ये हो क्या रहा है? पता नहीं कहाँ है मेरी बच्ची। लाही, अनिका और दिव्या परेशान थे। बाकी माजमा, आर्य, करण, जीवन को तो पता था कि आहान के दिमाग में कुछ चल रहा है। वहीं सुबह का वक्त। ध्वनि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आसपास देखने की कोशिश करने लगी पर उसको सब कुछ धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। ध्वनि आंखें मिलाने के लिए हाथ उठाने की कोशिश करने लगी पर उसने गौर किया कि उसके हाथ तो बंधे थे। ध्वनि आंखें बंद करके फिर से खोली तो उसको सब कुछ अच्छे से नज़र आने लगा। वहीं हवेली में थी जो हर बार उसके सपने में दिखाई देती है। उसको एक चेयर पे बांधा गया था। खिड़की से सूर्य की किरणें अंदर आ रही थी। ध्वनि हड़बड़ाते हुए कहती है, ये नालायक मुझे बेहोश करके कहाँ ले आए हैं? हाँ, मुझे कुछ बताता ही नहीं है। एक बार उसे मेरे सामने आने दो। पता नहीं कहाँ हूँ मैं, भूख भी लग रही है। अभी तक तो आप लोग समझ ही रहे होंगे ना कि पार्टी किस लिए रखी गई थी। अगर समझ नहीं आया है तो मैं जल्दी से समझाती हूँ। ये आहान और ध्वनि का ही प्लान था। आहान को पता था कि उसके उसके रहते कोई भी हमलावर ध्वनि के पास नहीं आएगा, इसलिए आहान ने पार्टी रखी क्योंकि लोगों की भीड़ में हमलावर को ध्वनि के ले जाने का मौका मिलेगा। आहान को उस तक पहुंचने का और उसे मारने का मौका जो चाहिए था। ध्वनि हड़बड़ाकर जा रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने दीवार पर टंगी एक पेंटिंग पर पड़ी। ध्वनि हैरानी से उस पेंटिंग को देखते हुए कहती है, अरे ये तो मेरी पेंटिंग है, पर यहाँ कैसे? तभी कोई अंदर आके बोलता है, मैं बताता हूँ क्वीन। ध्वनि सामने खड़े आदमी को देखी, फिर उसके साथ एक लड़की भी खड़ी थी। ध्वनि दोनों को देखकर, तुम दोनों कौन हो? क्या तुम दोनों मुझे किडनैप किए हो? वो आदमी हंसते हुए ध्वनि के सामने आकर खड़ा हुआ और दूसरा चेयर खींचकर उसके सामने पैर पे पैर चढ़ाकर बैठ गया। वो आदमी कहता है, हम नहीं हैं जो तुम्हें मारने के लिए कब से बेताब हो रहे हैं और आज वो मौका हमारे पास है। अगर हम चाहते तो कल रात बेहोशी की हालत में ही तुम्हें मार सकते थे, पर मैं तुम्हें तड़पते हुए और मरते हुए देखना चाहता हूँ। इतनी आसान मौत तुम्हें मरने के लिए नहीं दूंगा। ध्वनि बेपरवाही से, ओह अच्छा, तो वो तुम थे। मेरे हाथ खोलो, दर्द हो रहा है। सामने बैठा लड़का और उसके पीछे खड़ी लड़की घूरकर ध्वनि को देखने लगी। ध्वनि उसकी तीखी नज़रें महसूस करते हुए फिर से कहती है, अरे ऐसे क्या घूर रहे हो यार? दो लोग हो, मैं एक हूँ, कहीं भागे थोड़ी ना जा रही हूँ मैं। वो लड़का लड़की से ध्वनि के हाथ खोलने का इशारा करता है। वो लड़की उसके हाथ खोल देती है। ध्वनि अपने हाथों की हथेली को देखकर बोलती है, कल रात से बांध रखे हो क्या? शर्म नहीं आती? इतनी सीधी सादी भोली भाली मासूम शक्ल की लड़की को गाय से भी तरह बांध के रखा जाता है। वो लड़का एकदम से उठकर ध्वनि की गर्दन जोर से पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, ये लड़की कब से देख रहा हूँ, पक की जा रही है। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा हमसे? ध्वनि उससे छूटने के लिए तड़पने लगी। उसका दम घुटने लगा था। तभी वो अचानक से उसको छोड़ा और फिर से कुर्सी पर बैठ गया। ध्वनि जोर जोर से खांसने लगी। थोड़ी देर के बाद ध्वनि नॉर्मल हुई और सामने बैठे लड़के को घूरने लगी। वो लड़का बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोलता है, सॉरी क्वीन, माफ़ कर दो, नहीं तो आपका किंग आकर हमें मार डालेगा। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके पीछे खड़ी लड़की भी हंसने लगी। तभी ध्वनि चिल्ला कर कहती है, चुप। ध्वनि के चिल्लाने से दोनों एक साथ शांत पड़ जाते हैं और ध्वनि को देखने लगते हैं। ध्वनि गुस्से में दोनों को घूरते हुए कहती है, क्या हंसे जा रहे हो तुम दोनों? हाँ, पहले अपना इंट्रोडक्शन तो दो, फिर हंस लेना। ध्वनि की बातों को सुनकर लड़का लड़की हैरान होकर उसी को देखने लगे। उनको ऐसा फील हो रहा था कि दोनों टीचर के सामने खड़े हैं और टीचर उनका इंट्रो ले रही है। ध्वनि फिर से थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलती, सुनाई नहीं दिया क्या? दोनों हड़बड़ाकर फिर खुद को नॉर्मल करके लड़का बोलता है, ठीक है, मारने वाले की आखिरी इच्छा पूरी कर देना चाहता हूँ। मैं मोरा हूँ, श्रापित वैम्पायर, जिसको तुम्हारी सास मतलब लाही ने वैम्पायर नगरी से बेदखल किया था और तुम्हारे पति मतलब आहान ने मेरी आधी शक्तियाँ छीन ली थी। और ये लड़की की तरफ इशारा करके, ये मीशा है,
इसके साथ भी मेरे जैसे ही हुआ है। इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि ये वैम्पायर किंग मतलब तेरे पति से शादी करना चाहती थी और उसी के चलते इससे वैम्पायर के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया कि आहान ने इसके साथ ज़बरदस्ती की है, पर इसने ये नाकामयाब रही। इसको भी वैम्पायर नगरी से बेदखल कर दिया गया। ध्वनि गुस्से में निशा को घूरते हुए, इसकी खोपड़ी मेरे आहान पे नजर डाली, मैं इसकी आंखें नोच लूंगी। ध्वनि ने फ्लो में दिव्या का डायलॉग बोल डाला। मीशा ध्वनि की बातों को सुनकर गुस्से में कुछ बोलने की वाली ही थी कि तभी मोरा ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मरते वक्त ज़्यादा ख्वाब मत सजाओ, नहीं तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। ध्वनि उसको घूरने लगी तो मोरा पेंटिंग की तरफ इशारा करके बोलता है, इस पेंटिंग के बारे में जानना चाहती हो ना, तो सुनो, ये विद्युत का जिद यानी निशानी है। ध्वनि असमंजस में, क्या मतलब? मोरा पेंटिंग के पास जाकर, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारी जुड़वा बहन रीवा है। ध्वनि हैरानी से उठकर खड़ी हुई, क्या? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी कोई बहन नहीं है, मेरे तो भाई है, वो भी लक्ष्य। मोरा हंसकर बोलता है, बहुत नादान हो तुम क्वीन। आहान ने आपको कुछ नहीं बताया, फिर भी ये दावा करता है कि वो तुम्हें हद से ज़्यादा प्यार करता है। ध्वनि की आंखों में नमी और गुस्से से बोलती है, बकवास बंद करो और सच बताओ। मोरा बोलता है, ठीक है, मरने से पहले तुम्हारी बीते कल के अनसुने किस्से सुनो। तुम्हारी माँ झील कोई मामूली औरत नहीं थी, उसके पास अनगिनत अस्त्रों की शक्तियाँ थी। उसने एक आम इंसान से शादी की, इसलिए तुम्हारा भाई लक्ष्य एक नॉर्मल इंसान होकर जन्म लेता है, पर तुम और तुम्हारी बहन रीवा उसके पेट में थे, तो उनको पता चल गया कि तुम दोनों के पास अलग अलग शक्तियाँ हैं। जैसे तुम्हारे अंदर ब्रह्मास्त्र की शक्ति है, तो तुम सिर्फ वैम्पायर किंग के साथ एक होकर उसे जन्म दे सकती हो, और दूसरा, रीवा के पास ऐसी शक्ति थी जो किसी भी कोई भी जानवर के बच्चे को जन्म दे सकती थी और उसकी शक्ति अपने भीतर समा सकती थी। ये बात पता चलते ही झील ने तुम्हारे पापा के साथ शहर से दूर जाने का फैसला किया, क्योंकि अनगिनत बुरी शक्तियाँ, आत्माएं, वैम्पायर्स और वायरवुल्फ सब कुछ इस बात को भनक लग चुकी थी। उन दिनों उनमें से एक शक्ति ने तुम्हारे पिता को मार दिया। झील लक्ष्य को लेकर जैसे तैसे बचकर वहाँ से भाग गई। वो घटना होकर 3 महीने के बाद झील ने तुम दोनों को जन्म दिया, और एक तो रीवा और दूसरी उसकी दोस्त थी यानी अहिल्या के हाथों को सौंप दिया, और लक्ष्य और तुम्हें छोड़कर वो प्रकृति में हमेशा के लिए लीन हो गई, ताकि कोई भी बुरी शक्तियाँ उसके ज़रिए तुम दोनों के पास ना पहुँच पाए। इतना सुनते ही ध्वनि धड़ाम से नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार ही आंसू बहे जा रहे थे। वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर कुछ ख्याल आते ही वो एकदम से रोते हुए हुई और खड़े होकर उम्मीद भरी नज़रों से रौंदे गले से बोलती है, मेरी बहन रीवा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, प्लीज़ मुझे उसके पास ले चलो। मीशा उसके बात को सुनकर हंसते हुए बोलती है, डरो मत बेबी, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हें अपनी दी के पास भेज देंगे ऊपर। ध्वनि लड़खड़ाई आवाज़ में, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मीशा हंसते हुए, मतलब ये कि तुम्हारी बहन जिंदा नहीं है। ध्वनि इतना सुनते ही उसके कदम लड़खड़ा गए और वो कुर्सी पे बैठ गई। मोरा बोलने लगा, रेहान ने मार दिया, और वो भी बहुत बेरहमी से, उसे नोच नोच कर खा गया। ध्वनि रोते हुए, मतलब वो रीवा मेरी बहन थी? मोहरा बोलता है, हाँ, इसीलिए तो वो तुम्हारे पीछे पड़ा था, क्योंकि उसे अपनी जिद पूरी करनी थी। वो फिर से रीवा की आत्मा को तुम्हारे अंदर डालकर बंदी करके तुम्हारे साथ भी वही सब करना चाहता था जो उसने रीवा के साथ किया था। हवस पूरी करना चाहता था वो। रीवा के जाने के बाद वो पागल सा हो गया था। वो हर रात एक नई लड़की को ढूंढता जो उसकी मुराद पूरी करे, पर कोई भी लड़की की योनि रेहान की हवस की आग को बुझाने के लिए सक्षम नहीं थी। वो लड़की मर जाती थी। उसके बाद एक दिन उसे पता चला कि आहान किसी लड़की से प्यार करता है। उसके भाग्य से उसे पता चला कि वो लड़की रीवा की बहन ध्वनि मतलब तुम हो। फिर वो तुम्हें पाने के लिए हमारे साथ जुड़ गया, और वो बुद्धू था जो सीधा शेर के मुंह से लग गया। ध्वनि ये सब बातें सुनकर पूरी तरीके से टूट चुकी थी। ना उसको उठने की हिम्मत थी और ना ही कुछ बोलने की। बचपन से ही ध्वनि बिना माँ के प्यार के पली बड़ी थी। रोज उसे माँ की कमी महसूस होती थी, इसलिए माँ के लिए खुद की
उसकी माँ ने उसी के लिए खुद की बलि दे दी थी और उसकी बहन, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसके साथ कितना गलत हुआ, कितना दर्द सहना पड़ा होगा मानसिक और शारीरिक रूप से। मोरा बेशर्मी से हंसते हुए, तुम्हारे पति तुम्हें ढूंढने में लगा हुआ होगा, चलो उसके आने से पहले तुम्हें रीवा के पास भेज देते हैं। इतना बोलकर वो पीछे से खंजर निकालता है और ध्वनि की तरफ बढ़ने लगा। ध्वनि आंखें बंद करते हुए बेसुध बैठी हुई थी। उसके दिमाग सोचने और समझने की शक्तियाँ खो चुका था। वो सुन्न हो चुकी थी। मोरा ध्वनि के बहुत पास पहुँच गया और वो ध्वनि के बाल को बेरहमी से खींचकर उसे खड़ा करता है और उसके पेट पर छुरा घुसाने के लिए जैसे ही हाथ उठाता, उसके हाथ हवा में ही रुक गए। वो बहुत कोशिश कर रहा था, उसके हाथ हिल भी नहीं रहे थे। मोरा और मीशा हैरान थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोरा ध्वनि के बालों को छोड़ अपने हाथों को नीचे करने की कोशिश करने लगा। उसकी सारी कोशिशें बेकार थी। मोरा चिढ़कर मीशा से बोलता है, देख क्या कर रही हो, मदद करो मेरी। मीशा उसके कहने पर उसके और चाहने लगी। तभी वहाँ पर वो झटक कर दूर जाकर गिर जाती है। ध्वनि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो हैरानी से सब देख रही थी। तभी मोरा का हाथ बुरी तरीके से मुड़ गया और हड्डियां टूटने की आवाज़ें आने लगी। मोरा जोर से चिल्ला रहा था। ध्वनि के मुंह पर हाथ रखकर ये सब देख रही थी। मोरा दूर जाकर गिरा, जैसे कोई उसको धक्का दे रहा हो। फिर पूरी हवेली में बच्चे की खिलखिलाहट की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मोरा और मीशा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ध्वनि को अब कुछ समझ आने लगा था। वो अपने पेट पर हलचल महसूस कर सकती थी। वो अभी तक समझ नहीं रही थी कि ये सब आहान कर रहा है, पर ये तो उसका बच्चा कर रहा था, जो पेट में होकर भी बाहर से सब कुछ काबू कर सकता है। मोरा अभी दर्द से कुछ आराम पाकर बैठा ही था कि तभी उसको जबड़े पर जोर से किसी ने थप्पड़ जड़ दिया। एक दो नहीं बल्कि वे बार बार 20-50 चांटे तो उसके चेहरे पर लगा ही दिए थे। मोरा का जबड़ा बहुत दुख रहा था। उसके गाल लाल हरे नीले पीले सब हो रहे थे। अब बारी थी मीशा की। मीशा के पैरों को पकड़कर घसीटते हुए पूरी हवेली के चारों तरफ घुमाने के बाद उसको जोर से दीवार पे पटक दिया। बच्चे की खिलखिलाहट की आवाज़ दोनों के कानों में चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हंसने की आवाज़ दोनों की मजाक उड़ा रही हो। तभी एक तरफ पूरा दीवार धड़ाम से आवाज़ से गिर के साथ धराशाही हो गया और धूल चारों तरफ फैल चुकी थी। वहाँ से एक शख्स अंदर आया, वो भी बड़े शान से। ये कोई और नहीं, हमारा हीरो आहान है, जो अपनी जुनून को लेकर और अपने दुश्मनों को ख़त्म करके तलवार लेकर मौत बन के मोरा और मीशा को थोड़ी ही दूर पे ख़त्म करने आया था। आहान को देखते ही ध्वनि भागी भागी आई और झटके से आहान के गले लग गई। आहान भी उसको कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और उसके बालों को सहलाने लगा और उसकी नीली आंखें सिर्फ मोरा और मीशा को बुरी तरीके से घूर रही थी। मोरा और मीशा बहुत मुश्किल से उठे और उनके हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि उनके सामने खुद मौत का देवता खड़ा होता। बाहर से अनिका, जीवन, करण, माजिमा, लाही, दिव्या सब अंदर आए। आहान ध्वनि को शांत करके खुद से अलग करता है और उसको ध्यान से देखने लगता है। ध्वनि की आंखें रोने की वजह से सूज गई थी। उसके हाथ में रस्सियों के निशान और उसके गले में मोरा की उंगलियों के निशान छप गए थे, जिसे देखकर आहान की आंखें धीरे धीरे लाल हो जा रही थी। आहान ध्वनि को वो अपने पीछे करता है और चलती हुई नज़रों से मोरा और लीशा को ही देखने लगता है। देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे काले कपड़े पहने वैम्पायर्स आकर आहान और मोरा के बीच में आकर खड़े हो गए। मोरा शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा कि हम कोई तैयारी नहीं किए होंगे? मुझे पता था कि तुम ध्वनि को बचाने ज़रूर आओगे, लेकिन इसलिए मैं पूरी तैयारी करके ही आया हूँ। मोरा की बातें सुनकर आहान पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत ही खतरनाक थी। सामने खड़े सारे वैम्पायर्स की हालत ख़राब हो रही थी। आहान हंसते हुए एकदम से चुप हो गया और गहरी आवाज़ में बोलता है, लगता है मौत को करीब देखकर तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। शेर की दहाड़ काफ़ी है दुश्मनों को डराने के लिए, पर तू उसी शेर के सामने कुत्तों को खड़ा करके उसके पीछे छुपा है। इतनी ही तेरी मर्दानगी है, सिर्फ लड़कियों के सामने औकात है तेरी। ठीक है ना, इन कुत्तों को निपट कर, फिर मैं तेरे जिस्म से तेरी जान निकालता हूँ। इतना बोलकर आहान हुंकारते हुए वैम्पायर्स के ऊपर टूट पड़ा। अनिका, जीवन, करण, माजिमा और आरबी उनका साथ में शामिल हो गए। सभी जगह खून ही खून था। वैम्पायर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिव्या, ध्वनि और लाही खड़े रंग रण में
रण रंग में होते हुए सब कुछ देख रहे थे। आहान गुस्से में सबके सारे के सारे दुश्मनों का सीना फाड़ के उनका खून पी रहा था। वो काफ़ी भयानक दृश्य था। मोरा और मीशा के चेहरे पर दहशत फैली हुई थी। करण बहुत सारे वैम्पायर्स के बीच घिरा हुआ था। तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिरा। इसके फ़ायदा उठाते हुए एक वैम्पायर उसके ऊपर तलवार चलाने के लिए उठाया कि तभी किसी ने तलवार को जोर से रोक दिया। करण ऊपर से उठ कर देखता है तो सामने दिव्या खड़ी हुई थी। उसके लंबे नाखून पूरी तरीके से बाहर आ गए थे। उसकी आंखें हरी होकर चमक रही थी। दिव्या गुस्से में उस वैम्पायर को घूर रही थी जो अभी करण पर हमला करने वाला था। दिव्या अभी अपने लंबे नाखूनों से उस वैम्पायर के मुंह पर बहुत सारे वार करती है। फिर नाखूनों को उसके गले में घुसाकर ऊपर तक उठा देती है और गुस्से में दौड़ते हुए बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर वार करने की। इतना बोलकर दिव्या ने चीखते हुए उसको दूसरी तरफ फेंका। सभी दिव्या के इस रूप को देखकर बहुत हैरान थे और काफ़ी खुश भी थे। दिव्या करण की तरफ देखकर मुस्कुराकर हाथ बढ़ाई और करण उसके हाथों को पकड़कर खड़ा हुआ। उसको देखकर स्माइल करके सर हिलाता। फिर दोनों काले कपड़े वाले वैम्पायर्स के ऊपर झपटने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो चुके थे। आहान लीशा को बहुत बेरहमी से मार देता है। अब वो मोरा की तरफ बढ़ रहा था। ध्वनि के दिमाग में सिर्फ मोरा की बातें घूम रही थी। उसके दिमाग में अभी तक हुई सारी घटना को याद ताज़ा हो रही थी। बचपन का दर्द, लक्ष्य को संभालना, अकेलापन, समाज के ताने, ये सब सोचते हुए ध्वनि की आंखें बंद कर ली। लाही जो अभी तक ध्वनि को थामे खड़ी थी उसे कुछ गर्म महसूस हुआ। वो सर घुमाकर देखती है तो हैरान हो जाती है। ध्वनि के शरीर को एक अजीब सा तेज बाहर आ रहा था जिसकी गर्माहट बढ़ती ही जा रही थी। लाही धीरे से ध्वनि का नाम पुकारती है तो अभी झन्नी छट से आंखें खोलती है जिसकी आंखों में आज तक प्यार मासूमियत झलक रहा था। आज उस आंखों में गुस्सा, नफरत, आँख सब कुछ चल रही थी। लाही डर कर 2 कदम पीछे हट गई। उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, तबाही। और ध्वनि के अंदर एक अजीब सी चीज़ें दिखाई दी। ध्वनि पूरी हवेली में फैल जा रही थी। उसकी मुट्ठियाँ कसकर बंधी हुई थी जैसे वो अपनी अंदर के उमड़ रहे तूफानों को काबू करके कोशिश कर रही है। पर इस बार ये उसके बस की बात नहीं रही क्योंकि उसके अंदर अब आहान का अंश था जो उसकी तरह ही खतरनाक और गुस्से से भरी शक्ति थी जिसको काबू करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तभी ध्वनि जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ में गुस्से के आभास सबको हो चुका था। आहान ध्वनि को देखता है जिसके उसके ध्यान मोरा से हट जाता है। मोहरा इसी का फ़ायदा उठाते हुए आहान के हाथ से तलवार छीनकर और तेज़ी से आहान पर वार करता है। पर उसी वक्त उसके सामने न जाने कहां से ध्वनि आकर खड़ी हो गई। इससे पहले तलवार उसको छू भी पाती वो वहीं जम गया। लाही की चीख निकल गई ये देखकर। पर सब उसको देख आहान और ध्वनि को सही सलामत और उसके दिल को सुकून मिला। ध्वनि आंखों की कनकियों से अपनी गर्दन को बिल्कुल पास रखा तलवार को देखती है। फिर एकदम से अपने एक पैर को उठाकर मोहरा के मुंह पर किक मार देती है जिससे तलवार के साथ भी वो नीचे गिर जाता है। आहान पीछे खड़ा देख रहा था। सब ध्वनि को देखकर हैरान थे। ध्वनि के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। इस वक्त उसका चेहरे पर डर नहीं और ना ही कोई ऐसे भाव। वो एकटक नीचे गिरे मोहरा को ही देख रही थी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट में। तब तक सुनते रहिए वैम्पायर लव सिर्फ टिनी FM जान के साथ।